देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं शाजिया सुशांत। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सदारती इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाब में हिस्सा लेने या बॉयकॉट करने से मुतालिक फैसले के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। सदर के इंतखाब में PTI, MQM और छोटे ग्रुपों का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। क्या अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार लेके आएगी या PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी? और क्या मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून की हिमायत को सियासी पैकेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मतरूका वक्फ अमलाक अराजी केस की, जिसमें उसके चेयरमैन आसिफ हाशमी की अदम हाजिरी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्हें भी इंटरपोल के जरिए नोटिस भेजा गया है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि तौकीर सादिक तो वापस आ गए और उनकी वापसी पर बहुत से अखराजात आए, तो क्या अब यही कोशिशें आसिफ हाशमी के लिए भी की जाएंगी, एक्सरसाइज रिपीट की जाएगी? आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही और अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो कल जो 2 हादसे हुए, एक तो हमारे यहाँ हुआ, एक स्पेन में हुआ, जो ट्रेन के हादसे हुए हैं, ये हालांकि 2 बड़ी मुख्तलिफ जगह है। वो फर्स्ट वर्ल्ड है, हम थर्ड वर्ल्ड में ज़बूं हाल बोसीदा सी मैशत में रहते हैं, मगर इनमें क्या रिश्ता है? ये क्यों जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ज़बूं हाल क्यों हुआ? और फिर इसका हम रेफरेंस देंगे जो हमने यहाँ पे स्टोरी की थी एक टाइम मैगज़ीन की, जिसने अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि वो किस तरह उसे रिपेयर करने के पैसे ही नहीं है। ये पैसे क्यों नहीं है और कहाँ हैं? हमारे यहाँ भी कहानी वही है, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सर्वे आया है कि जब इस तरह की पॉलिसीज़ हों, एक सर्वे किया है NBC, एक मीडिया ग्रुप है अमेरिका का, उसके साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल उनका एक बहुत बड़ा अखबार है, कि अमेरिका के अवाम अपने जो पॉलिटिकल और इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। बड़े दिलचस्प इसके इंकशाफात हैं। और फिर मेरी दूसरी खबर भी जो इसके साथ सर्वे से ही है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे नौजवान जाके नौकरियों की तलाश में अपने रिज्यूमे फेंकते हैं और वहाँ ऐड लगते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया है कि आखिर किस नौ की नौकरियाँ हैं और नौजवान क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, NGO में नौकरी करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी खबरें जुड़ी होंगी इस मॉडल के साथ और इस बहरान के साथ, इस पे बात करेंगे आज। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब। जी शाहजहा, कल काबीना का इजलास हुआ है और बड़े वक्फे के बाद हुआ, जिसमें बहुत बड़ा हैवी एजेंडा भी था और कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं। कुछ फैसले अच्छे भी हैं इसमें, कैबिनेट में ऑफ कोर्स बोल्ड फैसले हैं, उन पर भी बात करेंगे। प्लस कुछ 1-2 फैसले ऐसे हैं जिन पर मेरा ख्याल है कुछ डिबेट की बात करने की ज़रूरत है। एक तो आपके साथ वो शेयर करेंगे कैबिनेट के इन अच्छे या अदरवाइज फैसलों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, हम कल की स्टोरी हमारी रह गई थी गिलानी साहब के जो अगवा हुआ, उनका बेटा है सलमान तसीर साहब का, उस पर क्यों हुकूमत चुप है? एक मुल्क में खामोशी छाई हुई है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक गवर्नर के बेटे जो हैं इस वक्त पिछले कई अरसे से गायब हैं और पूरे मुल्क में बिजनेस एज यूजुअल है। तो उसकी नई हुकूमत है ये, वो भी खामोश है। इस पर बात करेंगे। और तीसरी, आज आपने देखा होगा कि ये अमेरिकन ने बयान दिया है कि मैं आफिया सदीकी से रिलेटेड कोई हवालगी की बातचीत नहीं हो रही। उस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एविडेंसेज हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिकन की बाकायदा बातचीत हुई है, जिसकी रोशनी में टास्क फोर्स बनी है और उसकी जो सिफारशात हैं टास्क फोर्स की जो यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की हैं वो कैबिनेट को भेजी जा चुकी हैं। तो वो भी हम उस पर दोबारा हम आज आके बात करेंगे। आफिया सदीकी केस पे कितनी पेशरफ्त हो चुकी है और अमेरिकन इस तरह क्यों पब्लिक के लिए ये डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सदारती इंतखाब की क्लासेस आप बात कर लेते हैं, जिसके लिए जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर पहुंच गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल, उनकी कमेटी ने इमरान खान से भी मुलाकात की। मुख्तलिफ सियासी जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ते में है, लेकिन PTI ने जस्टिस रिटायर्ड वजुद्दीन की हिमायत करने का उन्हें बोल दिया। जो बात थी वो वहीं की वहीं रहेगी। अगर PTI अपना उम्मीदवार ले आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार नहीं लाया जाता, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाब का बायकॉट करना, इसको प्रायोरिटी देगी, इसको तरजीह देगी? एक चीज़ जो मेरा ख्याल इमरान खान और उनकी पार्टी को अब करनी चाहिए कि वो अब उस मोड से उन्हें निकल आना चाहिए कि वो एक होता है इलेक्शन मोड में होते हैं, आपके हर चीज़ की आपने पोस्ट करनी होती है, हर चीज़ को आप समझते हैं कि आपके जो मुखालिफ हैं उनको आपने नो करने, ताकि आपको जो फॉलोअर है, वोटर है, वो ये समझे कि जो हमारा लीडर है वो बिल्कुल डटा हुआ है। जब आप पावर से बाहर होते हैं उस वक्त पॉलिटिक्स कुछ और करते हैं और सारी पार्टीज करते हैं। दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें खैर देखने में भी आती हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज़्यादा आती हैं कि पहले आप लोगों को कुछ और बातें करके आते हैं और पावर में आते ही बिल्कुल आप यू टर्न लेते हैं, फिर आप ग्राउंड रियलिटी और हकीकत हमें समझाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने नवाज लीग के केस में अक्सर आजकल देखने में आ रहा है। तो
एक इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट में आए थे, एक जो उन्होंने पहली तकरीर की थी, बहुत सारे लोगों को उनसे एक अच्छी उम्मीद बंदी थी कि इमरान खान अब आके एक पॉजिटिव अपोजिशन करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है उनका। अभी भी मैं ये समझता हूँ इमरान खान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो ठीक है अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, उनकी अपनी हुकूमत भी है, उनके पास कंसिडरेबल साइज ऑफ यहाँ पे MNAs भी हैं, लेकिन अब वो क्योंकि अपोजिशन में है सेंटर में, तो बेहतर यही होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कोई मुश्तरका फैसला करें। अगर बैकआउट करना है तो भी मुश्तरका होना चाहिए, अगर नहीं करना तो भी मुश्तरका होना चाहिए। कैंडिडेट भी यूजली तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि जब आपका एक मुश्तरका पोजीशन यहाँ पे लीडर होता है तो फिर आपको उनको आगे फॉलो करना चाहिए, और इससे इमरान खान का पॉलिटिकल जो वेट है, उनका जो कद है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर मुश्तरका उम्मीदवार नहीं लाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो जाहिर है इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। नहीं, नून को अभी भी फायदा होगा, उनके फिगर्स जो है, नंबर जो है वो तो अभी भी लीड कर रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो ज्यादा मेरा ख्याल है नवाज लीग के लिए एक पावरफुल एक चैलेंज होगा कि पूरी अपोजिशन मेरे खिलाफ मुत्तहद हो चुकी है। ये जो इमरान खान पे सबसे बड़ा उन पे दबाव है मेरा ख्याल है, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, और कभी कोई एक बात करते हैं तो और कभी वो दूसरी बात करते हैं। ड्रोन पे देख लें, जब वो पहले दिन उसमें गए हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में गए हैं, जो उन्होंने तकरीर की ड्रोन पे, उन्होंने अच्छी बात की कि सबसे मिलकर बैठ के बात करेंगे। बाद में उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद फिर कह दिया कि अब ड्रोन को गिराएं। अभी भी यही कुछ होगा उनका कि उनको अब एक तरह की सीरियसनेस वहाँ पे नज़र आनी चाहिए इमरान खान की, कि वो मुल्की और नेशनल लेवल पे जब मामलात होते हैं तो वो एक उसको लीडर की तरह बिहेव करते हैं, ना कि अपने फॉलोअर्स या अपने जो उनका फैन क्लब है उनको सामने रख के रखते। सो इमरान को मेरा ख्याल है कुछ ये बोल्ड फैसले करने होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार है, आप आके ना उसको वोट डालें, वजीउद्दीन साहब। ये होता ही है, इसका फॉलो इसका जो पैटर्न होता है शाजिया, और जो हमेशा हमने देखने भी आया है, और पॉलिटिकल हुकूमतें हमेशा या पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है फॉलो करती हैं कि जिस पार्टी की अक्सरियत होती है, वो चाहे रूलिंग पार्टी हो, उसी को हक दिया जाता है कि आप आएँ और अपनी हुकूमत बनाएं। अपोजिशन में भी उसी को हक दिया जाता है कि आप आएँ और अपनी आके अपोजिशन अपना लीडर बने। बाकी पार्टीज उसको फॉलो करती हैं। अभी भी मैं समझता हूँ इनको बैठ के बात करनी चाहिए नवाज लीग को और ये पीपल्स पार्टी को, जिसके नंबर ज़्यादा हैं। अगर PTI के पास ये ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा वोट हैं, तो मेरा ख्याल फिर पीपल्स पार्टी को उनको वोट डालना चाहिए, उनको उम्मीदवार को कंसेंसस बनाना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा है तो फिर मेरा ख्याल इमरान खान साहब को इसमें हार नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात ये हुई फैसला इनकी तरफ से मुश्तरक आना चाहिए। अच्छी बात, देखो जी, बात यह है, ये तो सारी बातें बता दी उन्होंने। बात यह है कि एक तो सुनीगी थोड़ी सी जो है, जो हमारे क्या हैं JUIF वाले फजल रहमान साहब को भी थोड़ा सा उन्होंने भी कल नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, वो भी आ गए। छोटी पार्टियों की थोड़ी सी अहमियत जो है वो बड़ी है। मगर मैं इसमें 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो वो ठीक कह रहे हैं, नंबर्स उनके फिलहाल पूरे हैं। फाटा ने भी ऐलान कर दिया है JUIF तो हो ही नहीं सकता कि वो अपोजिशन को वोट दे, तो इसलिए ये अब पीछे रहेगी जमात इस्लामी। वो ऑलरेडी सेंटर में इनको वोट दे चुकी है, और उधर वो वहाँ पे बैठी हुई है PTI के साथ, तो इसलिए उसके लिए शायद थोड़ा मसला हो। मगर एक तो ये कि ये पीपल्स पार्टी वाले जो हमारे भाई और दोस्त हैं, इन्हें मजलूम बनने का बड़ा शौक है। अच्छा ये मजलूम बन के आ जाते हैं। कल बड़े रॉन्ग सोल की तरह बैठे हुए थे। ओ भाई, आपका चंद कुछ अभी भी सदारत आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर भी आपका था, तो आपने क्या कर लिया? तो अब आ जाते हैं। तो ये आके ना एक मजलूमियत का इनके पास अब मजलूमियत को बेचने के अलावा इनके पास कुछ राय नहीं है, कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरी बात ये कि इनके पास चूंकि कोई रियल इशू होता नहीं है, कोई रियल इशू हल नहीं कर सकते। बिजली है, उसका हमने देख लिया, जो तवानाई की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो इतने प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कल ISI के दफ्तर में चढ़ दौड़े वो वहाँ पे, वो उसको भी आप हल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? सदारती इलेक्शन में हमारे साथ बड़ा ये हो गया। तो ये इसी तरह खेलते रहेंगे, और इनकी कोई सिग्निफिकेंस जो है इस तरह की नहीं। ममनून हुसैन साहब आ जाएं तो तब क्या हो जाएगा? अगर वो दूसरे आ जाएं तो तब क्या हो जाएगा? इससे पहले भी तो आप थे ना, तो फिर तब क्या हो गया? तो मेरे ख्याल में ये हमेशा जो कंक्रीट इशूज हैं उनसे हटके सियासत के लिए ऐसे इशूज को क्रिएट करते हैं कि असल इशू पे ध्यान ना ही जाए। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर डेट भी, तारीख की भी क्यों बदलना चाहती है, और जो MQM है इसके सदारती इंतखाब में 41 वोट हैं, इसके क्या असरअंदाज हो सकता है MQM के जो वोट हैं सदारती इंतखाब पर। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासर साहब, MQM के 41 वोट है सदारती इंतखाब में। MQM भाव खा रही है, कह रही है कि बात करनी है तो कराची में 9-0 पर आ जाओ। तो कितना असर हो सकता है MQM के वोटों का सदारती इंतखाब पर? ये अगर यहाँ पे एक सीरियस एफर्ट की जाए, जिसमें वो अगर जैसे काज साहब ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है
कि वो सारे कि हमारे जो पॉलिटिक्स होती है वो पावर पॉलिटिक्स होती है। सबसे ज़्यादा जो चांदी हो रही है वो 2-3 पार्टीज़ की हो रही है। एक तो फाटा के लोगों की हो रही है। आपको याद होगा जब सदारती इलेक्शन हुआ था उनका, जो सदर जरदारी साहब का, तो उनको एक बाकायदा यहाँ पे रिपोर्ट आई थी जिसको डिनाई भी नहीं किया था कि 10 के करीब इनको विलास दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान में एक यहाँ पे एक ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है बहुत बड़ी, वहाँ पे इनको 10 विलास लिए थे इन्होंने वोट डालने के लिए। तो अभी भी उनकी कीमत बढ़ गई है, आप कह सकते हैं। कीमत से मुराद ये है कि अगरचे मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है उन्हें कोई इस तरह का विलास या उनको घर लेके देगा जैसे कि उनको 2008 के इलेक्शन में मिले थे, लेकिन कोशिश वो पूरी करेंगे। कुछ डेवलपमेंट फंड के नाम पे 2-4-5 करोड़ रुपया वो भी आगे हड़प कर लें और कल उनका पूरा डेलीगेशन मिला है। एक तो फाटा वालों की ये सबसे बड़ी बदनामी हो रही है कि जो हुकूमत जो पावर में है, जो जीत जाए हम आपके साथ हैं, ये इनका एटीट्यूड जो है ये उसके साथ है कि जो जीते हम आपके साथ हैं। ये आपको याद है साहब, एक मिनट, याद है आपको चिटान खानजादा साहब ने सेनेट के इलेक्शन में जो वोटों की कीमत की बात की थी, यार आपके ज़हन में नहीं है? नहीं है, मुझे याद है। सेनेट में जो सेनेट के इलेक्शन में जो वोट बिकने की बात की थी उन्होंने, ये और सबसे ज्यादा वोट बिकते भी वहीं पे केपीके में। अगर आप देखें सबसे ज्यादा और ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट होकर आ जाते जिनका नाम ही आपने कभी नहीं सुना हुआ था। सो ये तो पैसे का जो फैक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में केपीके और ट्राइबल एरियाज में ज्यादा नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ मेरे दोस्त वहाँ पे केपीके या दूसरे इलाकों से हल्ट हो गए तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये वो फैक्ट्स हैं जो हमें नजर आते हैं। अभी भी आप देख लें कि फाटा वाले हमेशा कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स करते हैं। उनके जहन में ये थे हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अपने इलाके की केयर करते हैं, हम उनकी फिक्र करते हैं, हमें फंड चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें अपने इलाके के लिए तरक्की। ये उनका एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता है। लेकिन बहुत हुई है, हमने देखा है हमेशा फाटा में हुई है तरक्की। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताएं ना, आपने फाटा की बात तो कर दी, जरा थोड़ा सा कमेंट आप करें ना अपने मौलाना साहब की भी तो चांदी होने वाली है, बड़े दिनों बाद वो बड़े खुश नजर आए हैं। सवाल करेंगे नहीं, मौलाना साहब वो कहते वो अब बटेरा उनके पाँव के नीचे तो अब आया है, मौलाना साहब के नीचे पाँव के नीचे तो अब आया है, जिसकी वो ये पिछले कई दिनों से तवक्को कर रहे थे और उनको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। अब देखिए उनको बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और बाकायदा नवाज शरीफ साहब जो उनके आगे पीछे जा रहे थे। जो चीज़ सीन मुझे पसंद आ रहा है इस वक्त वो ये कह सब कि जिस दिन यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब को ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था कौमी असम्बली में और जितने एमएनएज ने इनके हक में वोट डाला और इनसे मिलने हैं, कभी आप उसका फुटेज उठा के देख लें, एक भी बंदे को नवाज शरीफ साहब ने उठ के उनको हाथ नहीं मिलाया। वहाँ से बैठे बैठे यूं कर देते थे। आखिर पे कुछ शायद किसी ने एहसास दिलवाया कि मियाँ साहब अच्छा नहीं लगता ये लोग आपको मुबारकबाद देने आ रहे हैं, उठ के 2-4 को मिले, तो आखिर पे 3-4 लोगों को शायद उठ के उन्होंने सलाम किया। अदरवाइज ये मैंने खुद ये नज़ारा देखे सारे सहाफ़ियों ने वहाँ पर नोट किया कि मियाँ साहब इतने पोलाइट, इतने डिसेंट और अच्छे बंदे हैं कि आपको उन्होंने वोट डाला है, मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। कम अज़ कम मतलब उठ के ही उनको आप उनकी मुबारकबाद वसूल करते। मियाँ साहब ने हरगिज़ नहीं की। और इसकी पूरी प्रेस गैलरी इसकी विटनेस है जो मैं बात कर रहा हूं। अब उन ये एमएनएस की अचानक अहमियत बन गई है। जो बात आप नंबर्स की कर रहे हैं, जो अब बात हम गेम की कर रहे हैं, अब उनको एहसास हुआ है। अच्छा यहाँ पे आपको याद होगा इतने इंडिपेंडेंट एमएनएस है, सबके साहब ने उसमें ये क्राउड में जाके शिरकत की और कोई जाके अपोजिशन पार्टी में बैठने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान की बदकिस्मती हम देख रहे हैं कि सब यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब एमएनएस के भी ये मिनते तरले होंगे, उनको भी कुछ अब वो भी बारगेनिंग ये पोजीशन में आ गए। जैसे मौलाना साहब की कल आपने देखा खुशी से वो निहाल हो रहे थे। अब ये वो मौका होता है काजी साहब जब इन एमएनएस के पास, सेनेटर्स के पास बार्गेनिंग चिप आती है, इनके पास टूल आता है, ये हुकूमतों के साथ आके डील्स करते हैं, कंप्रोमाइजेज होते हैं। अब बिहाइंड द सीन अंडर द टेबल क्या गपशप होती है वो आपको हमें सबको पता है। क्लासर साहब मुझे लगता है आप जमहूरियत के हुस्न से जल गए हैं थोड़े से, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जमहूरियत का हुस्न आपको मजीद निखार करके पेश कर रहा हूं सर कि जमहूरियत में ये चीजें मैं आपको निखार के वो कर रहा हूं। एमक्यूएम के बारे में जरा कमेंट करें। एमक्यूएम ये मेरी जो राय थी पहले, लेकिन लग रहा है कि एमक्यूएम का अपना साफ ज़रा एक अपनी एक पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल था कि शायद उनको कराची में ये उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ बैठना ज़्यादा सूट करता है कि वहाँ पे उनको मिनिस्ट्रीज मिल जाएं, 10 मिल जाएं, उनको वहाँ पे ये गाड़ियाँ मिल जाएं और उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। उसके बाद एमक्यूएम का कोई मसला नहीं है। ऐसा सेंटर से उनको ज़्यादा कोई लालच भी नहीं है और सेंटर के साथ नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है। तो लेकिन लगता यह है कि अब उनको ये पता चल चुका है कि हवा का रुख बदल चुका है। पीपल्स पार्टी शायद अब ये चिंता की रहेगी, तो वो आप नवाज शरीफ साहब के साथ भी अलायंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आने वाले दिनों में है, मैं अपनी ओपिनियन जो रिवाइज कर रहा हूँ, क्या मेरा ख्याल है नवाज लीग से उनको सूट करती है
कि जो वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब पे ये दबाव बढ़ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें सिंध हुकूमत से ज्यादा जो रोल होगा वो फेडरल हुकूमत का होगा। वो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो डील कर रही होगी, जितने एविडेंसेस देने हैं नहीं देने, कितना कॉपरेशन करना है नहीं करना। जो अरकान थे एमक्यूएम के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोगों की जो लड़ाई थी, क्या इन लोगों ने आपस में जुमलों के ज़बान बड़ी तल्ख ऑन स्क्रीन आकर सब कुछ हुआ, बड़ी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की थी उन्होंने। अपना जो उनके हैं वो वसीम अख्तर साहब उन्होंने भी, और फिर इधर से चौधरी निसार हुसैन साहब ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने तो बात तो ज़रूर की थी मगर ज़्यादा उसमें शाइस्तगी का उन्होंने दामन रखा था, तो इसलिए मगर सियासत में काई साहब उन्होंने, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं काई साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब ने भी किसी की क्लिनिक की दवाइयों की और मेडिसिन की बात की थी लंदन में। उन्होंने कहा जी अगर हमें मजबूर किया गया बातें तो फिर हम बताएंगे कौन कौन सा इस तरह की बातें, मतलब बड़ी तल्ख बातें हुई थी। वो बात आप देखिए, बातें तो तल्ख होती है मगर कहने का अंदाज कभी उन्हें ज्यादा अब्यूसिव बना देता है, कभी थोड़ा, तो शायद इस तरह से मेरा तासुर है। मुमकिन आप ठीक ही कह रहे हो। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासा साहब। काई साहब, अब वही कोशिशें की जाएंगी जो तौकीर सादिक को लाने की गई, मतरूका वक्फ इमलाक का जो अराजी का जो केस है, अब आसिफ हाशमी को भी इंटरपोल के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। देखें हमने कल भी ये बात की थी और कि कल ये बात हुई थी EOBI जो है वो प्रॉपर्टी बेच रही है और ख़रीद रही है। इसी तरह जो मतरूका वक्फ इमलाक का मामला है, तो इन सबको प्रॉपर्टी हाउस खोल दें कोई। भाई एक इदारा आप बनाते हैं, उसकी पैदाइश की वजह क्या है? आपने EOBI बनाई, वर्कर्स वेलफेयर, अभी चलते हैं किसी फैक्ट्री में जाके वर्कर्स की वेलफेयर देख लेते हैं। वो एक फैक्ट्री में इस तरह तल्फ होते हैं जैसे खाम माल तल्फ हो रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। अच्छा, अब ये भी मकरू, ये तो खैर इमलाक है ही इमलाक, तो ये भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग बन गई। और अभी क्लासरा साहब आपको याद है कि इन्होंने क्या किया, उनके बारे में बहुत सी बातें हैं। आसिफ हाशमी साहब जब ये यहाँ मौजूद थे तो इनको एक टीवी का चैनल भी मिल गया था, यानी उसको लाइसेंस मिल गया था। अब वो खुद, अब कोई कह रहा है दुबई में है, कोई कहता है लंदन में है। अब फिर हम पैसे खर्च करेंगे, वो वापस आएंगे, फिर वो तौकीर सादिक साहब की तरह। तो अब क्या ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा? साहब एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी और अजीम पार्टी पीपल्स पार्टी तारीख में जिसने इनकलाब के अंदर जन्म लिया, ये सारे बहरूपी आके पीपल्स पार्टी के लीडर बन गए। अब पैसे वैसे कमा के उधर भागे, कोई कहता है ओ भाई पकड़ लो, हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। वो तमाम अजीम कुर्बानियां जो इसके वर्कर्स ने दी, इस शाही किले में लाहौर में जो सड़े लोग एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उन सारी कुर्बानियों का इन्होंने क्या असर कर दिया क्लासरा साहब? इस पर कैसे बड़ी आपने कंप्रीहेंसिव इस पर कमेंट किया है। जो ये आसिफ हाशमी साहब का केस है, ये बड़ा यूनिक केस है। इसमें ये गिलानी साहब का यकीनन कसूर है और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी लुटमार इन्होंने मतरूका बोर्ड में की है और जिस तरह की चीज़ें, इस पर ये प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट है। इजाज़त देंगे तो किसी वक्त हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं अगले हफ्ते और आपको पूरी शेयर करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ की गई, कौन सा ये दरबार होगा, कौन सी यहाँ पे सरकार होगी जिसको इन्होंने नहीं बेचा होगा। एक एक इंच पे इन्होंने बेचा है। बाकी अब छोड़ो, सिखों के गुरुद्वारे बेचे। अच्छा, हिंदू की ज़मीन पड़ी थी जो उनकी हिंदूज़ की थी, उस ज़मीन को उठा, ये मैं ऑडिट पैरों की बात करूँ, इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करूँ, ये वैसे मैं अपनी तरफ से नहीं वो कर रहा है। उसमें इन्होंने हिंदूज़ की ज़मीन थी जो चाहिए था कि उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उनके हिंदूज़ के लिए करें, सिखों के लिए करें। इन्होंने उठा के उस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई। अपने 550 जो मुसलमान अफसर थे वो उन्होंने हिंदुओं की ज़मीन बांट के प्लाट बना लिया उस पर। यह भी इनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। इस पर जब इनके खिलाफ एक प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बनाई और नून साहब थे, अमजद नून साहब थे, जो उनको बुलाया वज़ीर आज़म साहब गिलानी साहब ने अपने ऑफिस में और उनको कहा कि आप ये रिपोर्ट जो बना के बैठे हुए हैं ज़रा इस आप रिपोर्ट को रिविजिट करें और इसको वो करूँगा कि सर मेरे लिए मुश्किल होगा। वो खैर उन्होंने जो भी कहा होगा, गिलानी साहब ने बातचीत की, उस पर नहीं माने होंगे नून साहब। अगरचे नून साहब ने भी खुल के उस पर बात नहीं की, वो भी कंप्रोमाइज़ किस्म की थोड़ी सी उनकी सिफारिशात थी, वो मैंने सारी देखी हैं। उस पे बाद जो असल टेक है इसमें काजी साहब के, जब उठ के वो जाने लगे तो गिलानी साहब ने कहा कि जनाब के नून साहब इस दरवाजे से ना जाएं, आप ये पिछले दरवाजे से जाएं, ये दफ्तर की बात हो रही। तो उन्होंने कहा सर वो क्यों? उन्होंने कहा जी सामने आसिफ हाशमी साहब बैठे हुए हैं, वो आपको देख के नाराज ना हो जाए, कुछ कह ना दें, आप इधर पिछले कहते हैं ना पिछली गली से निकल जाएं। सो वो पतली गली से निकल लिए। ये यहाँ पे काम हो रहा था इस मुल्क में कि जो चोर हैं, डाकू हैं, वो ऑनरेबल, उनको स्टेटस मिला हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिनका काम प्रोसिक्यूशन करना है, उनको कहा जा रहा है पतली गली से निकल लो आप जरा। सो आसिफ हाशमी साहब ने गुरुद्वारे बेचे, हमने लास्ट प्रोग्राम फ्लैट भी तो बांटे गए हैं सर, फ्लैट भी बांटे गए हैं। वो तो अब आप इस पे, क्योंकि या आपके शहर में बांटे गए हैं तो बेहतर होगा कि आप इस पे कमेंट करें। लेकिन मैं रिपोर्टर तो हूं नहीं, आपको पता है न्यूज रूम का आदमी हूं, तो थोड़ा ही बता सकूंगा आपको। एक कॉल ले लेते हैं, बाबर अली हैं चिन्नौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर बात कर रहा हूँ चिन्नौर से। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सर मैं बाबर ये आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता था रऊफ खुलासा साहब। जी बोले बोले। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोले, बाबर। बोले, जी। मैंने सर जिंदगी में दो लोगों को फॉलो किया, एक आप और एक कामरान खान साहब। ठीक है सर। दूसरी बात, मैं इस्लामाबाद 2011 में आया था और एक प्लॉट था, मैंने विजिट किया था। वहाँ पे जाने के लिए वहाँ जो आसफ अली जरदारी साहब हैं वो घोड़ों का सिंबल बना रहे थे, और उस जगह पे जाने के लिए एक कोड वर्ड दिया जाता था, कब्जा ग्रुप। हमें अगर वहाँ जाना है, इतनी सिक्योरिटी थी और वहाँ पे इतने लोग थे कि वहाँ पे जाने के लिए हमें एक कोड वर्ड दिया गया था कि कब्जा ग्रुप आपने कहना है और इसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। जब हम आगे गए, उस प्लॉट में गए, तो वहाँ पे वो लोग इतने हथियार और इतने लोग बैठे हुए थे कि हम सोच भी नहीं सकते, और वहाँ शराब हर चीज मौजूद थी। उसके सामने ही मखदूम अमीन ठीक है। फहीम का भी एक प्लॉट था और बहुत बड़ा प्लॉट था वो सर ये मैं आपको बताना चाहता था कि वो इस्लामाबाद का ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर अली आपका। जी क्लास उन्होंने साहब। बताया नहीं कि वो क्या कोई रिपोर्टर हैं, साफी हैं। एक बात यह है कि यहाँ पे जरदारी साहब के साथ जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, जरदारी साहब के नाम पे भी बहुत कुछ होता रहा है। जिसने कुछ करना है, गलत करना है, सही करना है, जरदारी मैंने साहब किसी का प्लाट पे कब्जा करना है, मैंने किसी के घर पे कब्जा करना है, मैंने किसी की गाड़ी तो चोरी जरदारी साहब करनी का है, नाम वो जो इस्तेमाल ऊपर कर से लें। हुक्म है जरदार, हाँ ये जी। चीज़ें होती हैं। मैं बाबर की वो नहीं कर रहा, क्योंकि बाबर साहब ये चिन्योट से आए थे, तो हो सकता है मेरा ख्याल है वो इसकी जो बात कर रहे थे अमीन फहीम साहब का रेफरेंस दे रहे थे, ये चक शहजाद के करीब यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, शायद वहाँ पे कहीं पे गए होंगे। और ये वहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में सबसे बड़े कब्जा ग्रुप हैं। जरूरी नहीं है कि जरदारी साहब उनकी सरपरस्ती करते हों, और उन्हें जरूरत भी नहीं होती कि छोटी मोटी जमीनों पे अपने बंदे भेजें, कब्जे करवाएं। ठीक है, तो इसलिए वहां से मेरे चंडोर से आए होते, ज्यादा उन्हें नहीं होगा। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी क्लासा साहब, आफिया सिद्दीकी का मामला कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी हवालगी का मुतालबा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल में से जो आज रिपोर्ट्स हुई हैं, मैं अभी भी उसी बात पे कायम है, और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो हमने अपने दुनिया टीवी पे उस पर दिखाए भी हैं। ये वो एग्रीमेंट है, ये फॉरेन ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, और भी रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो उनको भेजा गया, यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर किया गया है, और यहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ पार्लियामेंट्री कमेटी जो इसको आफिया सिद्दीकी के इशू को देख रही है, उसको भी डिस्कस किया गया। और बाकायदा इसमें क्लियरली उन्होंने कन्वे किया है, लिखा है द यूएस साइड हैज कन्वेड इन राइटिंग दैट it does no longer pursue a bilateral prisoner exchange agreement with Pakistan. ये फॉरेन ऑफिस कह रहा है the only viable legal option for her repatriation suggested by the US side is through a prisoner transfer treaty, either the European Convention on the Transfer of the Sentenced Person or the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentence अब्रॉड। ये वो मुआहदे हैं जो अमेरिकन ने आके ऑफर किए हैं। और अगर आपको याद होगा, जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी विद द डॉक्यूमेंट्स एंड वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी, तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के ये स्पोक्स पर्सन थे उमर हमीद साहब, वो प्रोग्राम हमारा देख रहे थे। हालांकि हमने उनको वो अप्रोच भी नहीं किया था, ये उनकी मेहरबानी थी एंड वेरी काइंड ऑफ हिम एज वेल, कि उन्हें प्रोफेशनल अंदाज में कॉल की और अपना उन्होंने आके हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। और मेरा ख्याल है हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो टीम है, उनके पास उनका शॉट मौजूद है। अगर हम पहले देख लें कि उन्होंने क्या कहा था। बिल्कुल, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। 19 तारीख का वो प्रोग्राम है जब उमर हमीद साहब ने हमसे बात की थी। पहले आप वो देखिए, फिर आकर इस पर बात करते हैं। और उन्होंने हमारी जी प्लीज। सर इंटीरियर ने अभी कुछ 2-1 हफ्ते पहले ये टास्क फोर्स बनाई है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें एक टास्क फोर्स जो थी वो आफिया सिद्दीकी पे बनाई गई। इससे पहले अमेरिकन ने भी कहा था कि जी जब आपने एक एक्स्ट्राडिशन सीख करनी है या ट्रांसफर सीख करनी है तो उसके लिए कुछ लीगल बेसिस होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मुख्तलिफ शख्सियात के हमारे पास मरासले भी मौजूद है। तो हमने उसके बेसिस पे और सारी कंसल्टेशन करके अपनी जरूरियात देख के हमने ये चीजें इंशाल्लाह रिकमेंड की हैं। उमर साहब, लास्टली हमें ये बता दें कि इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ने इस पे विलिंगनेस का इजहार कर दिया है कि हम आफिया सिद्दीकी को हैंड ओवर करने को तैयार हैं अगर आप हमारे साथ कन्वेंशन साइन कर लें। जी हमारे पास रिटन मरासले मौजूद हैं। जी क्लासा साहब, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, आप भी दिखा रहे हैं। उमर हमीद साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि अमेरिका जो है वो विलिंगनेस का मुजाहरा कर रहा है आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर।
इसमें दो चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है जिस रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया है, उनसे अमेरिकन ये तर्जमान से, उसको ट्विस्ट करके पूछा गया, क्योंकि जो इसमें हमारे पास चीज़ है कि अमेरिकन जो है आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हैं प्रिजनर ऑफ एक्सचेंज के। जो मैंने बात आज पढ़ी है वो थी, उसमें लिखा हैंड ओवर करने की बात की लिखी है उन्होंने, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसकी आफिया की बात कर रहे थे। इसमें वो आफिया का नाम तो लेते हैं लेकिन साथ में कहते हैं कि ये एग्रीमेंट करेंगे तो ये तमाम उस पर प्रिजनर पे अप्लीकेबल होगा, प्लस आफिया पे भी होगा। सो जिसने ये सवाल पूछा है, मेरा ख्याल है या तो उसको पूरे बैकग्राउंड का पता नहीं था, उसको क्वेश्चन उसने जिस तरह फ्रेम किया है तो अमेरिकन को ये लगा कि शायद सिर्फ आफिया सदीकी की बात हो रही है, उसी के हवालगी की। इसमें तमाम डिटेल मौजूद हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, 2 एग्रीमेंट है, आफिया सदीकी को भी कवर करेंगे और तमाम के तमाम। बल्कि बाज लोगों ने ये समझ लिया और जो मतलब हमारी उसमें ना समझी थी, उन्होंने कहा कि शायद इसके बदले वो उसको डॉक्टर ये शकील अफरीदी को ले लेंगे। लोगों को ध्यान में डाउट्स है, सोशल मीडिया भर, जो कि हमने क्लियर किया था कि ये पढ़ने की जरूरत है। हमारा मसला ये, हमारे जर्नलिस्ट भी, रिपोर्टर्स भी जो ये वहां पे बैठ के सवालात कर लेते, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, वो प्रॉपर तैयारी से नहीं पूछते कि इन मुआहदों में क्लियरली लिखा हुआ है वो प्रिजन एक्सचेंज हो सकते हैं जो नेशनल है। नेशनल मीन जो उस मुल्क में पैदा हुए हैं। ये क्योंकि वहां पे डॉक्टर ये शकील अफरीदी को अमेरिका में पैदा नहीं हुए, ना वो अमेरिकन सिटीजन है, वो यहाँ पे पैदा हुए, उनको हैंड ओवर नहीं किया जा सकता। आफिया सदीक इसलिए वापस आ सकती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, आल तो उसके पास भी अमेरिकन नेशनलिटी है। ये चीज़ हमें डिफरेंशिएट करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि वजारत दाखिला ने इस पर क्लियरली हमारी स्टोरी कंफर्म की हुई है। और अभी जो मेरी इतलात लेटेस्ट हैं कि ये चीज़ें कैबिनेट के सामने पहुंच चुकी हैं। जो ही वहाँ कैबिनेट से ओके होते हैं, पाकिस्तान और इनका मुआहदा होगा फॉर्मल, और 23 दिन के अंदर अंदर इनको करना होगा, उसके बाद उसकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। और ये रिहाई नहीं होगी, मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसको वापस आके आफिया को यहाँ पे अपनी सजा पूरी करनी होगी इस एग्रीमेंट के तहत। एंड वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी जो हमने दी थी, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और सारे का सारा उसका इंटीरियर मिनिस्ट्री का हमारे पास कोर्ट भी है, कंफर्मेशन भी मौजूद है। अच्छा, मैंने ये एक स्टोरी जो अभी आपसे डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ ये जो हादसे हुए 2 जी, अब एक तो स्पेन में हुआ, एक यहाँ हुआ। अच्छा, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में एक टाइम जो एक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसकी एक टाइटल स्टोरी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह से अमेरिका का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़बूहार है और उसको रिपेयर करने, वो तो बहुत डिटेल थी। अब ये जो हादसे हो रहे हैं, इसको हम ये क्या रेलवे मिनिस्टर साहब को कह दें जी आप ये कर दें, आप इस्तीफ़ा दे दें ना दे दें, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी सतही बात होगी। उनके देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हाथ से रुकेंगे। असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर स्पेंडिंग बंद कर दी है। हमने ये किया है कि एक तरफ तो स्टेट का और रियासत और हुकूमत जो है वो बजाय अब आम वेलफेयर का काम क्या होता है कि ये जो ट्रेन का जो ट्रैक है इसको ठीक करो, इस पे पैसे लगाओ, उस पे तो पैसे लगाए नहीं। हमने क्या किया? हमने ये किया कि वहां पे करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इम्पोज करके उसको पहले इस सतह पे ले गए कि इसको बेच दें, जिस तरह हम प्राइवेटाइजेशन करते रहे और जिस तरह आइंदा हम करेंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि जब आप अपग्रेड नहीं करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करते, तो फिर हादसे होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है कि रियासतों का काम क्या हो गया कि इसको हमने कारोबार और धंधा बना लिया, ऊपर से आप अरबों रुपए साइफन ऑफ करते हैं। अभी आपने आसिफ हाशमी की स्टोरी की, इससे पहले आपने कहा 84 अरब जो है तौकीर साथ, ये आपकी ट्रेनों पे लगने हैं पैसे। ये वो पैसे हैं जो आपकी इधर तो रियासत का, और फिर IMF और वर्ल्ड बैंक आ गया 1150 अरब रुपया वो लेके चले जाएंगे सूद की मद में और हम चुप करके दे देंगे। फिर इसकी तरह हम क्या करेंगे कि सैकड़ों अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम दे देंगे लोड शेडिंग खरीदने के लिए, अंधेरे खरीदने के लिए। ये वो पैसे हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके हेल्थ पे खर्च होने हैं। और अभी आज भी मैं आपको बताऊं ये इसका और क्या नुकसान हुआ ट्रेन को बर्बाद करने का। ये ट्रेन ये पहली तो ये पटड़ी अंग्रेजों ने बनाई थी, हमने तो बनाई नहीं, हम तो उसे उखाड़ के बेच रहे हैं। और किस ने बेची है, मुझे चकवाल का पता है कम से कम किसने बेची है, इस पर किस दिन स्टोरी भी करेंगे। तो अब इशू ये है कि ये जो सारे पैसे आवाम पे खर्च होने थे अब वो साइफन ऑफ हो रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं। लिहाजा नीचे क्या है, नीचे आपके हाथ से हो रहे हैं और फिर आके कहेंगे एक इंक्वायरी कमीशन बैठ जाएगा। और एक और बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मसलन ट्रेन का खास तौर पर जो मामला है, ट्रेन में कम से कम जो है वो 82% कम फ्यूल और अखराजात होते हैं ट्रैवलिंग में। आपका ये 12-15 अरब डॉलर जो इस वक्त अजाब बन गया, आप जो फ्यूल जो है वो कर रहे हैं, इस फ्यूल से हमारी जान छूट सकती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारी जो इकानमी उन्होंने तश्कील दी है, इसमें आवाम के लिए ये मौत बांट रहे हैं, ऊपर ये फार्म हाउसेस बना रहे हैं। 84 अरब आसिफ हाशमी साहब उधर भाग गए हैं। ये एक तो वो करप्शन और दूसरी लीगल करप्शन कि चुप करके पैसे इनको दे दो, जिस तरह हमने परसों स्टोरी की थी कि 480 अरब रुपया तो दे दिया आपने, लोड शेडिंग कम नहीं। और दूसरी बात, उसका फोरेंसिक ऑडिट आपने करवाया, टेक्निकल ऑडिट आपने करवाया। तो ये पूरा मॉडल इतना फॉल्टी हो गया है कि इसने ना सिर्फ ना यूरोप को बख्शा है, ना हमें बख्श रहा है और नहीं बख्शेगा। और फिर मैं आखिर में ये कहूं कि जो बैकलैश आ रही है, जो अदम इत्मीनान और अवाम उठ रहे हैं बार बार, उसकी वजह यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, गिलानी साहब और सलमान तासीर के जो बेटे हैं आखिर कब रिहा होंगे?
शायद ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक ये सिचुएशन मेरा ख्याल डेवलप हो चुकी है। जो हमने वो कहते हैं ना, काश साहब भी कल एक बात कह रहे थे जब हमने उस पर बात की कि पाकिस्तान में टेररिज्म, बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, हमने इसको लाइफ को एक अपना ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा समझ रहा है, आकर लिया। इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। जो लोगों पे उस पर ये तनकीद है ये उन गिलानी साहब पे कि इनके अपने दौर में क्योंकि बच्चे लोगों को मिसिंग होते रहे, तो उस वक्त इन्होंने कोई आज सच स्टेप्स नहीं लिए। इनको चाहिए था कि जब लोगों के बच्चे मिस हो रहे थे, अगवा हो रहे थे, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये इन पर एक जिम्मेदारी बनती थी कि स्टेप्स लेते, कोई अपनी सीक्रेट एजेंसीज को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते, जो इदारे इसमें मुलविस थे उनके लिए कुछ या और कुछ नहीं कवानीन लेके आते जो उन्होंने अपने दौर में नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपने दौर में गिलानी साहब ने वो काम नहीं कर सके जो उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करना चाहिए था, तो क्या जो उनके साथ इस वक्त हो रहा है वो जस्टिफाइड है, वो जायज़ है कि उनका एक बेटा जो है इलेक्शन वाले दिन उसको वहाँ से ये किडनैप किया जाता है और अब ये 2 माह जो मेरा ख्याल है होने वाले, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। चलो गिलानी साहब तो वज़ीर आज़म थे, इस मुल्क के थे, उनको सलमान तसीर साहब के उनके बेटे को देखना उनको इतना अरसा हो गया है और वो वहाँ पर उस वक्त ये पंजाब की हुकूमत है जिसको समझा जाता था एफिशिएंट है, ज़्यादा इनके पास ये वसाइल भी हैं, ज़्यादा एक्टिव भी हैं, सारे के सारे हैं। इस पे जो खामोशी है कि ना सलमान तसीर के बेटे के अगवा पे कोई बात हो रही है, ज्यादा रकम की है, ना हुकूमत की जा रही है या खबर ही नहीं है कहाँ पर। क्लासेस अब इस पर आकर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। इनकी जी ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर के बेटे आखिर कब रिहा होंगे, क्यों उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। क्लासेस साहब नजर भी आ रही है इनकी रिहाई होती हुई, ऐसे चुप ही सादे रखेंगे सब? एक तो साफ ज़रा पीपल्स पार्टी को ब्लेम शेयर करना चाहिए था कि इनके साबिक गवर्नर के वो बेटे थे, तो वो सीरियस एफर्ट्स नहीं की कि जब ये खुद पावर में थे और गिलानी साहब भी उस वक्त वज़ीर आज़म थे। और जो हमारे उस वक्त नोटिस में आया था कि सलमान तसीर के बेटे के हवाले से उन्होंने कुछ 2 अरब रुपए एक तो तवान मांगा था जो उनको अगवा करके ले गए थे, और प्लस वो चाह रहे थे जो उनके तालिबान के अपने कुछ साथी थे जेलों में टॉप के उनको रिहा करवाना चाह रहे थे, जिस पे इनके दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया था। और प्लस ये भी सुनने में आ रहा था कि ये सलमान तसीर साहब की अपनी फैमिली में क्योंकि बहुत सारी उनकी वो चल रही है, उस पर लिटिगेशन चल रही थी कि पैसे कौन देगा, जदाद के मामलात उनके अदालतों में चल रहे हैं, इसलिए ये भी फैसला नहीं हो पा रहा था कि फैमिली के अंदर कि अगर तमाम पे करना भी है तो किस कौन पे करेगा, क्योंकि 2-3 फैमिलीज हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में अपना हक आके इस्तेमाल करना चाह रही हैं। एक तो ये मसला रहा है, तो स्टेट ने मेरा ख्याल है चुप साध लिए और ये भी कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था कि हमारी रियासत प्रिजनर का ये एक्सचेंज करती कि उनको छुड़वाने के लिए ये तालिबान लीडर्स को रिहा करते, लिहाजा ये तो इनकी बात समझ में आने वाली। दूसरा ऑप्शन था तवान अदा करने का, तो उस पर मेरा ख्याल है कोई इनकी पेश रफ्त नहीं हुई और तमाम का तमाम जो मामला है ठप कर रहा है कि जो लील आके लगता है। अब दूसरा जो अहम वाक़या है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, इस पर भी एक सुनने में आया था कि इनिशियली कुछ मेरे ज़राए ने मुझे बताया था 5 अरब रुपए का तमान उनसे मांगा गया था कि आप आके हमें 5 बिलियन रुपीज़ दें तो शायद हम आपके बेटे को छोड़ दें। उसके ये मुमकिन है कि उन्होंने इस वक्त खामोशी जो रखी हुई है ये गिलानी फैमिली ने, ये बिल्कुल सिमिलर खामोशी है जो कि हमें सलमान तसीर के साथ नज़र आती है के दरमियान में शायद इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, निगोशिएशन हो रहे हैं, प्राइस पे बात हो रही है और किसी फिगर पे शायद हो सकता है जाकर राज़ी हो जाए और वो अपने आके बेटे को रिलीज़ करा ले। इसी वजह से भी शायद वो ज़्यादा कोई मीडिया में आके या पब्लिकली इस पर गिलानी फैमिली जो है बात नहीं कर रही। जो मेरा ये ख्याल है इस तरह मसला हल नहीं होगा। ये मॉडल अगर गिलानी साहब और उनकी फैमिली अगर ये फॉलो कर रहे हैं, और मेरी तमाम सिंपथीज उनके साथ में, उस बच्चे से कई दफ़ा मिला हूँ जो अली हैदर है, वेरी डिसेंट एंड वेरी मेच्योर, और इन तमाम अपने भाइयों से हट के है, जो पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व भी नहीं था, वो हट के था। मेरी कई दफ़ा उससे मुलाकातें हुई अली हैदर से, वो एक तरह का डिफरेंट बच्चा है वो सारा का सारा। तो ये जो मॉडल पहले सलमान तसीर फैमिली ने करके देखा हुआ है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। गिलानी साहब को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, इन्हें अपना केस फाइट करना पड़ेगा, इन्हें नवाज शरीफ साहब को एक तरह का उन्हें कहना पड़ेगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि गिलानी साहब उनको आके फ़ोन करेंगे, इशू रेज करेंगे तो वो फिर ही कुछ करेंगे। वो इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ISI हेडक्वार्टर गए थे ब्रीफिंग के लिए, आई होप कि उन्होंने यकीनन ये सवाल पूछा होगा ISI से कि ये सलमान तसीर के बेटे किधर हैं और गिलानी साहब के बेटा किधर है और इनको क्या रिकवर कराने के लिए हमारी एजेंसीज जो हैं या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या कुछ कर सकती हैं। ये दबाव मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर से भी आना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे कि चलें गिलानी साहब कहते हैं मुझे बिला, और उसके बाद उनके रीजंस हैं कि मेरा बेटा क्यों अगवा किया गया, कि उसकी क्या क्या वजूहात है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है, वो कह रहे कि एक अलहदा कहानी है। अगर ये ना किया गया तो फिर हर एक टॉप गन के बच्चे के साथ ये कुछ होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से एफर्ट्स ये होनी चाहिए, सलमान तसीर का बेटा भी वापस आना चाहिए, एफर्ट शुरू हो जानी चाहिए जब सलमान तसीर के बेटे को अगवा किया गया था। क्लासा साहब
तभी से एफर्ट। और इस पे खामोशी नहीं चाहनी चाहिए। इसको लास्टली मैं लास्ट कमेंट करूंगा, और इस पे इसलिए खामोशी इसको डंप नहीं कर देना चाहिए कि गिलानी साहब ने अपने दौर में क्योंकि वो काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे, इसलिए इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कोई जस्टिफिकेशन उनका बच्चा इस मुल्क का सिटीजन है, इस मुल्क का सिटीजन है और इस मुल्क की उसका हक है। कतई नजर के उनके वालिद के क्या जो भी काम रहे हैं वो हमें नजर भी आ रहे हैं, मगर वो तो ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, एक मैं क्लासरा साहब, कल एक हमारे जो सबसे बड़ी साइट है जहाँ पे नौजवान नौकरियों की तलाश में जाते हैं, अपने रिज्यूमे डालते हैं, और उन्होंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में उन्होंने कहा है कि टॉप जॉब्स कौन सी हैं और पहले 10 जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो कौन से हैं, और उसमें इत्तेफाक की बात है कि पहले 10 बड़े एम्प्लॉयर्स में से सिर्फ एक बैंक है। तो सबसे जो टॉप नौकरी सॉट आफ्टर है जिसे बच्चे तलाश कर रहे हैं वो है एनजीओ और सोशल सर्विस की, और दूसरी जो नौकरी है वो एफएमसीजीज की है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि जी ये सेल्समैनशिप जो है इसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। और तीसरी है कि ये जो हमारी हमारी टेलीफोन की जो हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 8-10 करोड़ यहाँ टेलीफोन यूज़र आ गया है, और मीडिया पे भी टेलीकम्युनिकेशन, मगर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहता। और ख़ास तौर पे मैं हैरान हो रहा था कि एनजीओ, अब आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हम छोटे थे तो जब ये रिसाले और ये मैगजीन आते थे तो उसमें जो अफसाने होते थे, जो ख्वातीन भी बड़े पॉपुलर थे, तो उनका हीरो कभी फौजी होता था, उसके बाद डॉक्टर बन गया, फिर सीएसपी अफसर बन गया, आजकल एनजीओ बन गया। तो यहाँ ग्लैमर और माल ज़्यादा नज़र आता है, ज़ाहिर है उसी तरफ हम चल पड़ते हैं। मगर मैं इस स्टोरी की चिलमन से भी यही देखना चाह रहा हूँ और शायद कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम जो निज़ाम हम राइज करते हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को ग्लैमराइज कर देते हैं। अब हर कोई एनजीओ में मुलाजमत करना चाहता है, उसकी क्या वजह है? उसका ख्याल है जाते ही गाड़ी मिल जाएगी, और फिर ये जाते ही तनख्वाह बहुत अच्छी हमें मिल, ज़ाहिर है इस सेक्टर में बेशुमार पैसा आ भी रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है या इंजीनियरिंग जो है या जो जो लोग शायर बनना चाहते थे एक ज़माने में, लोग कोई अफसाना निगार बनना चाहता था किसी ज़माने में, मगर इस जो कट थ्रोट कंपटीशन और ये जो फाइनेंस कैपिटल का जो जबर है वो कैसे लोगों के रुख मोड़ता है, और इससे हमें अंदाजा होता है कि हम किस समत जा रहे हैं, क्यों ये इतनी अनइवन डेवलपमेंट है, इतना दुख और तकलीफ क्यों, क्योंकि ये नौकरी हर नौजवान को एनजीओ नौकरी नहीं दे सकती, ना ही टेलीकॉम उसको नौकरी दे सकता है, ना ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स वाले नौकरी दे सकते हैं। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि जो रियासत ने हाथ साफ कर लिया, हर चीज से रियासत ने प्लानिंग से हाथ साफ कर लिया, एजुकेशन बोर्ड बना के उसको भी फारिग कर दिया, तुम खुद करो, और सारी मार्केट फोर्सेस की जो ब्लाइंड मार्केट फोर्सेस पे फेंक दिया, रेगुलेट करना छोड़ दिया। एक हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है जो कभी कभी हमें नजर आता है, ना जाने कहां से आ जाता है, जो वो भी अपना काम नहीं कर रहा। तो फिर अगर ब्लाइंड मार्केट फोर्सेस पे छोड़ के प्लानिंग को आप निकाल देंगे तो फिर इन बच्चों का हमारी नस्ल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहती, ये काजी साहब के कहने का मतलब नहीं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बने भी हैं इस मुल्क में। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो हशर है आपने देख लिया, सड़कों पे जितनी पिटाई आपके यंग डॉक्टर्स की हुई है या दूसरे को है, वो रोल मॉडल हमने देख लिए हैं। यहाँ पे आपके डॉक्टर जितने भी हैं, देहातों में डॉक्टर नहीं, आपने तमाम के तमाम डॉक्टर उठा कर सऊदी अरब और दुनिया भर में भेज दिए, और बाकायदा इश्तिहार आता है कि सऊदी अरब किसने जाना है। यहाँ पे आप अपने डॉक्टर्स को वो करते हैं, उन पर पब्लिक फंड्स लगते हैं, अपने लोगों को ट्रीटमेंट आप दिलवाने के बजाय आप बाकायदा अखबार में इश्तिहार देते हैं कि बैरून मुल्क किसने जाना है, और तमाम अपनी जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, जो अच्छे डॉक्टर हमारे उठा के दुनिया भर में आपने भेज दिए। आपके यहाँ मरीज भी मर रहे हैं, लोगों के पास नहीं है। आपका डॉक्टर और अब आपका इंजीनियर इतने बड़े प्रॉफिटेबल जॉब नहीं रहेंगे जो उनके रोल मॉडल थे, जिसकी बात काजी साहब ये कह रहे थे। हमने जितने पिटाई इनकी होते हुए देखी है डॉक्टर्स की, वो आपके सामने है कि आप सैलरीज ही नहीं दे रहे। एक डॉक्टर को 20-25-30 हज़ार रुपए दे के कहते हैं अब जाए इंसानियत को सर्व करे, वो कहां से सर्व करेगा? उसका भी घर है, उसके भी चाहिए, उसको सर्विस स्ट्रक्चर तो आप बना के देने को तैयार नहीं है। उसकी अपनी इंसानियत का क्या असर कर देते हैं पैसों से आप? सही, फिर वो वहीं जाएगा ना जहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे। काजी साहब कह रहे हैं ना, ये काजी साहब का एनजीओ में जा रहे हैं, मसला ये सरकारी नौकरियों पे या तो बैन रखते हैं, बैन उठाते हैं, पैसे लेते हैं एमएनएज आपके वजीर। अब बेचारा गरीब कहाँ से पहले ये 4 लाख रुपया लाए, 5 लाख रुपया लाए, इनको पैसे दे, उसके बाद सारी उम्र आपको मुझे लूट के सरकार, एक तो इसलिए वो ऐसे डिसअल्यूजन हुए। और एनजीओ सेक्टर में काजी साहब आपको पता होगा इतना पैसा नहीं है, जितने काबिल लोगों को पैसा अगर मिलता है तो वो दुनिया के किसी भी फील्ड में काबिल आदमी जाएगा, उसको पैसा मिलेगा। जो मेरा नोटिस है यहाँ पे 20 से 25 हज़ार किसी को मिल जाए, 30 हज़ार, ये बहुत बड़ी रकम समझी जाती है एनजीओ सेक्टर में। नहीं, वो मेरे ख्याल में उनके एग्जेक्टिव्स को देख रहे होते हैं, वो उनके एग्जेक्टिव को रोल मॉडल बना रहे होते हैं, जिसके पास बड़ी सारी गाड़ी होती है, खासी महंगी, जो
दूसरी बात काजी साहब, उसको देख रहे होते हैं। अगर काजी साहब ये जा भी रहे हैं, अगर ये जा भी रहे हैं, इट्स हेल्दी ट्रेंड कि हमारा यूथ जाना चाहिए, हमारे नौजवान जाने चाहिए, ये जाके उसके ये सोशल सेक्टर की तरफ जाएं। हमारा यूथ कंपैरेटिवली एक तरह का पैशन है, उसमें जोश है और करप्ट भी कम होता है, वो काम भी ज्यादा कर सकता है। इसलिए ये तो मैं कहता हूं इनको एनकरेज करना चाहिए कि सोशल सेक्टर यूथ बिल्कुल बहुत करप्ट है, कम है, इतना करप्ट नहीं है, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि फिर उसकी उम्र जब बढ़ती चली जाती है तो वो खुद भी बूढ़ा हो जाता है, फिर पता नहीं। लेकिन ये है कि सोच एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक और सर्वे क्लासरा साहब इसका है जो कि बड़े वॉल स्ट्रीट जर्नल का है और एनबीसी का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अवाम से पूछा गया कि आपकी राय क्या है आपने इलेक्टेड नुमाइंदों के बारे में, तो 83% ने कहा कि जी हमें ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुराद ये है उनका, और 57% ने यह कहा कि हमारा अगर इख्तियार हो तो हम इन्हें हटा देंगे। अगर मैं जोड़ के देखूं इस जो एक पब्लिक सर्विस पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन किया करता था, जब से उसने कारोबारी इसको बिजनेस प्रपोजिशन बना लिया है, तो ये इस दुनिया की सबसे आइडियल और बड़ी मैशत में ये कह रहे हैं। और ये साथ ही ओबामा का भी जो अप्रूवल रेट है वो 45% पे आ गया है। तो ये लोग जो है नाराज हैं इनसे इसलिए कि इसको कारोबार ना समझें। जिस तरह हम कहते थे कि सियासत पैगंबरों का पेशा है, इसे दुकानदारों का पेशा ना बनाएं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत है। इसी ओबामा के इलेक्शन में हमने जश्न भी देखे थे लोग। जी 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 काजी साहब, ये भी इंसानी नफ्सियात है कि हम बहुत जल्दी बेजार हो जाते हैं, मतलब हमें भी देर नहीं लगती, 1 महीना 6 महीने साल बाद हम भी तब्दीली चाहते हैं। इंसान के मिजाज का भी हिस्सा है कि फिर हम चाहते हैं वही चेहरे देख देख के यार हटाओ यार, ये कोई नया बंदा लेके आओ। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कोई अगर कोई नाराज ना हो जाए, मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ कि अगर इस मुल्क में चॉइस दिया जाए बहुत सारे लोगों को कि अगले जन्म में आप अपने यही वालिदैन रखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी रेशो खासी ये हाई हो जाएगी कि वो नौजवान कहेंगे हमें ये वालिदैन अगले जन्म में नहीं चाहिए। सो वो चेंज करना चाहेंगे। चेंज इज वो चेहरे नहीं, वो निजाम बदलना चाहते हैं, हिस्सा है वो चेहरे नहीं, वो निजाम बदलना चाहते हैं जिसमें ट्रेनें डिरेल ना हो, जिसमें बच्चों को इलाज मिले, जिसमें उनके जो आइन में राइट्स लिखे हुए हैं, जो उनके आइन में राइट्स लिखे हुए हैं, जो इन्होंने खुद लिखे हैं, जो वो नहीं देते। जी जी एक स्टेज आती है कि बच्चे अपने वालिदैन से वो बेजार हो जाते हैं कि क्या है यार कि रोजाना बच्चे को भूखा मारेंगे तो वो यही करेगा। जब बच्चे को आप खुराक नहीं देंगे, मसला ये हुआ ना क्लासेस साहब के चेहरे नहीं बदलना चाहते, आदत बदलना चाहते, अपने मर्जी के मुताबिक सिस्टम लाना चाहते हैं। अच्छा, आपने नफ्सियात की बात की, इंसानी नफ्सियात है कि हम जल्दी बेजार हो जाते हैं, हम लालच की जाते हैं, इंसानी मिजाज का हिस्सा है। जिस वक्त तक हमारी रूलिंग क्लासेस लालच की नफ्सियात से आजाद नहीं होती, ये नीचे वाली नफ्सियात पनपती रहेगी। एक काल साहब लास्टली अभी हमारी खबर चल रही थी, मेरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, लास्टली अभी खबर चल रही थी हमारी ये उस पे कि मस्खरों का मार्च हुआ है, ये अभी हमारी मेरा 8:30 पे चली है। आई विश के काजी साहब इस तरह का मार्च पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि मस्खरों का एक मार्च जो है, दुनिया कैसे ये सेलिब्रेट करती है चीजों को, अपने मुझे लगता है अपने क्लाउन होने पे, हमारे चीजें नहीं है, वैसे कोई ना कोई अरेंज होना चाहिए। और काजी साहब मैं तो जरूर शिरकत करूंगा उसमें। यहाँ पे क्लासरा साहब मसरों के साथ ज्यादती हुई है, ये भी काम मुअज़्ज़िज़ीन ने खींच लिया है, ले लिया उनसे। आप लेकिन देखा कितनी मोहब्बत से सारे मस्करे वहां पे शरीक हुए हैं और कितना खूबसूरत उन्होंने तरीके से सेलिब्रेट किया है। इसलिए कोई परेड होने चाहिए मस्करों की, और काजी साहब मैं तो जरूर उसमें शरीक हूं। देखिए हमने मस्करों के नाम बदल दिए हैं। अच्छा चले देखते हैं कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। काजी साहब का ऐसा प्रोग्राम के लिए आप नाजरीन में फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।